तमाम पार्टियां थीं, 1952 से वोट पड़ना शुरू हुआ और बीएसपी का गठन 1984 में हुआ। और वोट पड़ना कब शुरू हुआ? 52 में। यानी 32 साल बाद इस देश में बीएसपी बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में अभी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। नंबर 2 चीज़, बहुजन समाज पार्टी के संगठन को चलाने के लिए, चुनाव लड़ाने के लिए, इस देश की हुकूमत करने के लिए हमें आर्थिक सहयोग की ज़रूरत क्यों पड़ती है। कैडर कैंप में ये भी बताना है, एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग से जुड़े सरकारी कर्मचारियों के आरक्षण को दूसरी पार्टियां आरक्षण ख़त्म करना चाहती हैं। सपा ने तो प्रमोशन के आरक्षण को ख़त्म कर दिया, ठेकेदारी में आरक्षण ख़त्म कर दिया, 122B4F की धारा को भी ख़त्म कर दिया, जो आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक था। इसके बारे में भी हम डिटेल से आपको बताएंगे। सपा ने बहुजन समाज पार्टी की सरकार में जन्मे संत गुरुओं महापुरुषों के नाम से बने ज़िले क्यों ख़त्म किया, ये भी मैं आपको बताऊंगा। बहुजन समाज पार्टी की 4 बार सरकार में हुए विकास के काम और बीएसपी की नीतियों को घर घर तक हमें आपको पहुंचाने की ज़रूरत है। बीएसपी चुनावी समझौता करके चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहती है? बीएसपी का वोट तो दूसरी पार्टियों को मिल जाता है, परंतु दूसरी पार्टियों का वोट बीएसपी को नहीं मिल पाता। जैसे 1996 में कांग्रेस से समझौता हुआ और 2019 में सपा से समझौता हुआ। बीएसपी जनमानस में भाईचारा पैदा करके, एक रिश्ता बना के, गठबंधन करके इस देश में हुकूमत करना चाहती है, उसके बारे में भी अभी आपको बताया जाएगा। कैडर कैंप में ईवीएम के बारे में हो रही धांधली को भी बताना है। और बहुजन समाज में जन्मे डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब, माननीय कांशीराम साहब, बहुजन समाज में जन्मे अंत संत गुरु महापुरुषों के बारे में और मान्या बहन जी के बारे में हमें आपको विचार करना होगा और हर कैडर में इन बातों को हमें बताने की ज़रूरत है। तो पहले तो हम नंबर 1 पे जो पॉइंट हमारा था कि इस देश में बीएसपी बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। ये मेरे सम्मानित साथियों, इस देश में तमाम पार्टियां रही हैं और इस देश का संविधान डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने बनाया है। और डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब जब संविधान बना के सौंप रहे थे, उसी वक्त उनको एक आशंका हुई थी। क्या? कि इस देश का संविधान तो मैंने बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन अगर इस देश की हुकूमत करने वाले लोग मेरे बनाए हुए संविधान को अगर नियत साफ करके लागू नहीं करेंगे तो ये अच्छा से अच्छा संविधान भी अच्छा काम नहीं कर पाएगा। और ये सच्चाई है कि इस देश का संविधान डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब बहुत अच्छा बना के गए और इस देश में रहने वाले सभी जाति, धर्म, समाज के लिए बराबर की जगह दे करके गए। लेकिन इस देश के हुकूमत करने वाले लोग नियत साफ करके उस संविधान को लागू नहीं किए। तमाम उस संविधान में गरीबों की हित की बात लिखी थी, चाहे वो सवर्ण समाज के गरीब हों, चाहे पिछड़ा समाज के हों, चाहे मुस्लिम समाज के लोग हों, चाहे SC ST समाज के लोग हों, चाहे पिछड़े समाज के लोग हों, जहां पर इनके हित की बात लिखी रहती थी, इस देश के हुकूमत करने वालों लोगों की नीयत साफ न होने के नाते उस संविधान के उस पन्ने को दबा दिया करते थे। इसीलिए आज भी 75-76 सालों के बाद भी इस देश का गरीब गरीब ही बना हुआ है, बढ़ने को नहीं पा रहा है। इसलिए इस देश में बहुजन समाज पार्टी बनाने की जरूरत पड़ी, ताकि बहुजन समाज पार्टी अगर इस देश की हुकूमत अपने हाथ में ले लेगी तो उस बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को पूरी तरह लागू करेगी। और जब पूरी तरह इस देश में बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को लागू कर दिया जाएगा तो जहां इस देश में सभी धर्म समाज के गरीबों के हित की बात होगी,
तो वहीं ये देश भी बड़ी उन्नति करेगा। हे मेरे साथियों, आप अक्सर देखते हैं कि जहां भी बाबा साहब की तस्वीरें लगी हैं, आप देखते हैं कि बाबा साहब के एक हाथ में संविधान रहता है और दूसरे हाथ से इशारा करते हैं। क्या इशारा कर रहे हैं? बाबा साहब कह रहे हैं कि मैंने इस संविधान में बड़ी मेहनत से सभी जाति धर्म समाज के लोगों को वोट का अधिकार दिया हूं। अगर आप लोग इस वोट का सही उपयोग कर लिए तो इस देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आपका कब्जा हो जाएगा। और जिस दिन बहुजन समाज का इस देश की प्रधानमंत्री के कुर्सी पर कब्जा होगा, उसी दिन ये मेरा बनाया हुआ संविधान पूरी तरह इस देश में लागू होगा, वरना नहीं होगा। हम जय भीम तो करते हैं, बाबा साहब के विचारों पर चलने की बात भी करते हैं, लेकिन जो बाबा साहब कह रहे हैं कि मैंने इस संविधान में वोट का अधिकार बड़ी मेहनत से दिया है, इस वोट का सही उपयोग करके इस देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कब्जा करो, ये 75-76 साल बीत गया, हम कब्जा नहीं कर पाए। हम नारा तो लगाते हैं, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, लेकिन चल तो रहा मेरे भाई। 75-76 साल बीत गया। बाबा साहब की बात जो कहे थे कि मेरे वोट के बल पर इस देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कब्जा करना, आज तक हम नहीं कर पाए। आज ये दिन आ गया है फिर से तैयारी करके। अगर हम असली बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, मानवर साहब को अगर हम मानते हैं, तो बाबा साहब तो इस दुनिया में है नहीं, मानवर साहब भी चले गए। लेकिन आज मान्या बहन जी संघर्ष कर रही हैं। अगर हम सभी लोग मेहनत करके, क्योंकि मानवर साहब को भी एक बार कहा गया, कांग्रेस के लोगों ने कहा राष्ट्रपति बनाने के लिए, मानवर कांसी राम साहब ने कहा कि अगर बनाना है तो इस देश का प्रधानमंत्री बनाओ। नहीं बनाया लोगों ने। बाबू जगजीवन राम जी जिंदगी भर कांग्रेस में लगे रहे और एक बार चुनाव के वक्त कांग्रेस पार्टी ने घोषणा भी किया कि अगर अब की हम चुनाव जीत कर आएंगे तो हमारे प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम जी होंगे। लेकिन जब चुनाव हो गया, जब प्रधानमंत्री बनने का नंबर आया, तो मालूम क्या कहा गया? उन्हीं बाबू जगजीवन राम जी से पूछा गया कि बाबूजी बताइए कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। अरे जब बाबूजी के नाम पर चुनाव लड़े हो, पहले ही कह चुके हो, तो फिर बाबूजी से क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि बाबूजी को बनाना नहीं था। अब बाबूजी क्या कहेंगे? हम ही को बना दो। नहीं बनने दिया कभी। आज से नीवेन कुमारी मायावती जी लगातार आपके बीच में संघर्ष कर रही हैं। हमें आपको मजबूती के साथ लग करके इस देश की हुकूमत करना चाहिए। बाबा साहब ने कहा था, वोट दो धारी तलवार है, अगर इसका सही उपयोग आपने कर लिया तो आपके बाल बच्चों का भविष्य उज्जवल हो जाएगा, देश उन्नति कर जाएगा। और अगर आप इस वोट का गलत उपयोग कर लिया तो आपके बाल बच्चों का भविष्य भी बर्बाद हो जाएगा और देश भी। आज हो गई है गलती। हे मेरे साथियों, इसीलिए बहुजन समाज पार्टी बनाने की जरूरत पड़ी कि ताकि बहुजन समाज देश का हुक्मरान बने और बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान पूरी तरह लागू हो। आज किसकी सरकार है? भाजपा की। और इसके पहले किसकी सरकार थी? सपा की। और उसके पहले किसकी सरकार थी? बहन जी की। बहन जी की सरकार में जितने काम हुए थे, ये दूसरी सरकारें उसको खत्म क्यों की हैं?
जैसे आपने देखा होगा बैकलॉग भर्ती। बैकलॉग भर्ती क्या है? बाबा साहब के दिए हुए आरक्षण की जो नौकरी थी, जिसकी जगह तो निकलती थी, पूरी प्रक्रिया भी होती थी, लेकिन लास्ट में वो अधिकारी जब जान जाते थे कि बाबा साहब के दिए हुए आरक्षण वाली नौकरी है ये, इसमें SC ST OBC भर्ती हो रहा है, तो तुरंत एक लेटर बनवाते थे। क्या? इस पद के उपयुक्त कैंडिडेट न मिलने के नाते ये भर्ती निरस्त की जाती है। और लेटर कहां चला जाता था? मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी के यहां। अधिकारी की भी मानसिकता खराब और इस देश की हुकूमत करने वाले लोगों की भी खराब। वो सारी की सारी भर्ती रोक लगा दी जाती थी। इसीलिए बहन जी ने उसका नाम रखा, मेरी सरकार के बैक में लॉक की गई नौकरी को जांच करा करके मैंने उसका नाम दिया है बैकलॉग भर्ती। बैक में लॉक की गई नौकरी का नाम रखा बैकलॉग भर्ती। हे मेरे साथियों, जब यूपी में मान्या बहन जी ने जांच कराई तो कई लाख भर्ती निकली, तो क्या पूरे देश में तो करोड़ों होगी। आज मेरा नौजवान रोजगार के लिए भटक रहा है और ये सरकारें बाबा साहब के दिए हुए आरक्षण की नौकरी को रोक लगा के बैठी है। धन्य मान्या बहन जी ने जांच कराया और कई लाख भर्ती उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट में बहन जी ने भरने का काम किया। काफी भर्ती अगर बची भी थी अभी, लेकिन सरकार किसकी आ गई? बहन जी के बाद किसकी आ गई? समाजवादी की। मुख्यमंत्री कौन थे? कौन थे? किस समाज के? बैकवर्ड। और भर्ती किसकी हो रही? SC ST OBC भर्ती भी बैकवर्ड की हो रही। बैकवर्ड का मुख्यमंत्री भी है, उसके बाद ही बैकवर्ड की भर्ती आपकी बैकवर्ड का व्यक्ति रोक लगा देता है। क्यों? किसके कहने से? ये आपको समझने की जरूरत है। बहन जी ने ठेकेदारी में आरक्षण दिया, हमारा SC ST का नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, ठेकेदारी में टेंडर नहीं डाल पा रहा। अरे धन्य है मान्या बहन जी, उन्होंने आरक्षण दे दिया। चाहे एक्सीएन सिंचाई विभाग का हो, चाहे PWD का हो, चाहे बिजली विभाग का हो। वो फोन करता था, सर्वेंद्र अम्बेडकर जी, बाबू बलकरण जी, बाबू सुरेश जिलाध्यक्ष जी, बाबू मेवालाल जी, कोई एक अच्छे पढ़े लिखे नौजवान को भेज दो, हम रजिस्ट्रेशन करा के पहले उसको ठेका दे दें ताकि हम टेंडर निकाल सकें। हे मेरे साथियों, SC ST समाज के तमाम नौजवान ठेकेदार बन गए। अरे समाजवादी के नेताजी, क्या दुश्मनी है SC ST समाज से आपकी, बैकवर्डों से आपकी, जो आपने ठेकेदारी का आरक्षण खत्म कर दिया। अरे आपको अगर इतनी घृणा है SC ST के लोगों से, तो आप बैकवर्डों का भी आरक्षण दे दिए होते माननीय अखिलेश यादव जी। यादव भी तो बैकवर्ड है, पाल, मौर्य, प्रजापति, विश्वकर्मा, नाई, लोहार, कुर्मी, पटेल, इनके भी ठेकेदार नहीं हैं। हे माननीय समाजवादी के नेताजी, आपने बैकवर्डों को आरक्षण नहीं दिया, और क्या दुश्मनी है SC ST के लोगों से, जो आपने उनका आरक्षण खत्म कर दिया। समझ में आ रहा कि नहीं? ये भाषण नहीं है, इसको समझने की जरूरत है, तब हुकूमत कर पाओगे। बैकलॉग की भर्ती किसने रोका? जोर से बोलो। समाजवादी ने। जोर से बोलो। ठेकेदारी का आरक्षण किसने खत्म किया? प्रमोशन का आरक्षण का बिल किसने फड़वाया? तमाम अधिकारियों का, तहसीलदार से SDM, DYSP से SP, इनको बैक करके उसी तहसील, उसी जिले में अपमानित करने का काम किसने किया? और माननीय बहन जी ने, जहां पर उत्तर प्रदेश के पूरे विकास के लिए बड़े बड़े जिलों को छोटा बनाया, जैसे आपका जनपद सुल्तानपुर बहुत बड़ा था, बहन जी ने 4 विधानसभा काट के उधर नया जिला बनाया ना।
और उस जिले का क्या नाम रखा? छत्रपति साहू जी महाराज नगर। एक कुर्मी पटेल समाज के लोगों जरा गौर करो इस बात पर। छत्रपति साहू जी महाराज कुर्मी पटेल समाज में जन्मे, बैकवर्ड समाज में जन्मे, आरक्षण के जनक, बहुजनों के मसीहा के नाम से बहन जी ने जिला रखा। बैकवर्ड में समाज में जन्मे महापुरुष का, और उनका नाम किसने बदला? बैकवर्ड के मुख्यमंत्री ने। कितनी विडंबना है यादव जी कि बैकवर्ड के नाम से माननीय बहन जी आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज के नाम से जिला बनाती हैं, और एक बैकवर्ड के मुख्यमंत्री जी उस जिले का नाम बदल देते हैं। माननीय बहन जी ने पूरे प्रदेश में कई जिला बनाया। किसके नाम रखा? छत्रपति साहू जी महाराज नगर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नगर, भीम नगर, माननीय कांशीराम साहब नगर, रमाबाई अंबेडकर नगर, ज्योतिबा फूले नगर, सावित्रीबाई नगर, संत रविदास नगर, संत कबीर नगर। ये सब कौन थे? सब कौन थे? जोर से बोलो। इतना तेज चिल्ला रहे हो तभी नहीं जोर बोल सकते। ये बहुजनों में जन्मे हमारे संत गुरु महापुरुष थे। अगर हमने इस प्रदेश के विकास के लिए जनपद बनाया तो क्या उस जनपद का नाम कोई और रखेगा? किसने रखा? बहन जी ने। आज माननीय अखिलेश यादव जी बड़ा रोना रोते हैं। क्या? अरे मैं बैकवर्ड का था, शूद्र का था, इसलिए मेरी कुर्सी धुलाई गई। बोलते हैं ना। अरे कौन से बैकवर्ड शूद्र के हो मेरे भाई? मैं तो शूद्र कहता नहीं, क्योंकि बाबा साहब के संविधान में SC ST OBC लिखा है। लेकिन अगर समाजवादी के नेताजी आप अपने आप को शूद्र कहते हो तो आपकी भाषा में ये जो बहुजन में महापुरुष जन्मे हैं, जिन महापुरुषों के बदौलत हम आज हैं, वो महापुरुष अगर SC ST OBC समाज के हैं तो आपकी भाषा में वो शूद्र समाज के हैं। और आप भी अपने आप को डेली कहते हो मैं शूद्र हूं, शूद्र हूं। अगर आप शूद्र समाज के आते हो तो शूद्र समाज में जन्मे महापुरुषों का नाम बदल करके उनको अपमानित करने का काम क्यों किया? ये सवाल खड़ा होता है। किसके कहने से किए हो? हे मेरे साथियों, जहां पर महापुरुषों का नाम बदल करके उन महापुरुषों को अपमानित करने का काम किए हो, वहीं पर उन महापुरुषों को मानने वाले लोगों का भी अपमान करने का काम समाजवादी ने किया है। किया है कि नहीं? हे मेरे साथियों, कब ध्यान आएगा? ये हमें गौर करना पड़ेगा चुनाव आने के वक्त पर। और ये भारतीय जनता पार्टी 14 तक किसकी सरकार थी? 14 तक किसकी सरकार थी केंद्र में? कांग्रेस की। और 14 में जब चुनाव होने लगा तो भाजपा के लोगों ने क्या कहा? इस कांग्रेस सरकार में महंगाई बहुत है, इस कांग्रेस सरकार में नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा, इस कांग्रेस की सरकार में भ्रष्टाचार बहुत है, इस कांग्रेस की सरकार में इस देश का धन विदेशों में जमा हो गया है। हम आएंगे, महंगाई कम करेंगे, हम आएंगे 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, हम आएंगे भ्रष्टाचार मिटाएंगे, हम आएंगे काला धन विदेश से ला के सबके खाते में धरेंगे, बांट देंगे। किसने कहा? किसने कहा? हुआ क्या? महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई, कई गुना और बढ़ गई कि नहीं? चाहे जिस चीज की देख लो, महंगाई कई गुना बढ़ गई। नौकरी 2 करोड़ देने के लिए कहा, एक ने भी दिया, बाकी और नौकरियां NGO की हो गई, NGO की, संविदा की हो गई कि नहीं? और भ्रष्टाचार मिटाने की बात छोड़ो, तमाम इस देश की सरकारी संपत्तियों को अपने उद्योगपतियों के हाथ भेज दिया। चाहे रेलवे हुआ, चाहे LIC हुआ, चाहे ईयर हुआ, चाहे कोयला हुआ, तमाम सरकारी संपत्तियों को
बेच दिया जहां भ्रष्टाचार रोकने की बात किया था। और काला धन विदेश के लाने की तो बात छोड़ो, उसकी तो सूची भी नहीं दे पाए किसका गया है। अलग से साथियों, मेरे देश का तमाम पैसा बड़े बड़े गुजराती लेके फरार हो गए। आया वापस, चौकीदार रखाते रह गए। बहुत लोग कहते थे हम भी चौकीदार। आया धन, जो गया पता लगा कहां चला गया। तो ये 14 में क्या नारा दिए भाजपा के लोग, अच्छे दिन लाएंगे, कांग्रेस मुक्त भारत बनाओ। किसने कहा था? भाजपा ने, और जनता ने बना दिया। और जब बना दिया तो ये भाजपा के लोग कांग्रेसों के बाप निकले, चाहे महंगाई के मामले में, चाहे भ्रष्टाचार के मामले में, चाहे काला धन लाने की छोड़ो, और चला गया। अब कांग्रेस थी तो भाजपा के लोगों ने 37-38 दल इकट्ठा किया और इकट्ठा करके कहे इस कांग्रेस को हटाओ, कांग्रेस मुक्त भारत बनाओ। अब ये कुछ दिन अपन, कांग्रेस तो 50-55 साल पूरा देश कब्जा किए रही, अब इनका करत होएगा कुछ दिन। तो अब ये क्या कहता है भाजपा वाले, जो उनकी बताए ना, अब कांग्रेस वाले क्या कहता है, इन्हों 26-27 दल इकट्ठा किए हैं। अब ये कहता है भाजपा हटाओ। भाजपा क्या कह रही, कांग्रेस हटाओ। मतलब 75-76 साल बीत गया, हम यही करेंगे क्या? माननीय कांशीराम साहब ने क्या कहा था, याद है? एक सांपनाथ और दूसरे नागनाथ। ये दोनों मौका पाएंगे तो हमारा नुकसान ही करेंगे। और हम क्या करते हैं, भाजपा ने कहा कांग्रेस हटाओ, उसको हटा दिए। अब कांग्रेस कह रही भाजपा हटाओ। अरे हम कह रहे हैं मेरे भाइयों, होश में आ जाओ। आज 75-76 साल इन दोनों को राज करते हो गया। आप नारा दे दो, कांग्रेस हटाओ और भाजपा भी हटाओ और बहुजन समाज युक्त शासन अपना लाओ। सही कि गलत? लेकिन फिर आपके बीच में लोग क्या कही हैं, सुनो क्या कहेंगे। 38 दल भाजपा लेके गठबंधन किया है और 26-27 दल कांग्रेस लेके गठबंधन किया है, और बहन जी गठबंधन नहीं कर रही। 2007 में इस देश के बड़े प्रदेश में आपकी सरकार बनी थी, बहन जी मुख्यमंत्री बनी थी कि नहीं? किससे गठबंधन था मेरे भाई? किससे गठबंधन था, बोलिए? गठबंधन हुआ था, किससे हुआ था? समाज से। किस समाज से? मुस्लिम भाई से, पिछड़ा भाई से, अति पिछड़ा भाई से, SC-ST से, गरीब सवर्ण से, न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य से, जो कानून का राज चाहते हैं इस देश में। और जब ये गठबंधन बना तो आप इस देश के सबसे बड़े प्रदेश में सरकार बना के बहन जी को मुख्यमंत्री बना दिए थे। सही है गलत? काहे निराश होते हो मेरे भाई? नेगेटिविटी दिमाग से निकालो, अपने मनोबल को उठाओ और ये बता दो कि ये 27 दल गठबंधन और ये 38 दल गठबंधन ये फेल हो जाएगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का जनता का गठबंधन बन रहा है। किसका? जनता का गठबंधन। और जब जनता का गठबंधन बन जाएगा तो इन दलों का गठबंधन बेकार हो जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं? ये मेरे भाइयों, 2007 के तर्ज पर फिर एक भाईचारा बना लो, गठबंधन बना लो। और ये मौका दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि दोनों लोगों को जनता देख चुकी है। जनता जान रही है कि भाजपा आई तो कहीं कांग्रेस को हटाओ, हम अच्छा दिन लाएंगे, और भाजपा आई तो और बुरा दिन ले आई। तो जनता भी अब इस देश की चाह रही है
कि ये भाजपा कांग्रेस कब तक चलेगा। अब इन दोनों को हटाओ और इस देश की हुकूमत बहुजन समाज के हाथ में दो, तभी इस देश में बाबा साहब संविधान लागू होगा, तभी इस देश का संपूर्ण विकास होगा। ये मेरे साथियों, ये भाजपा के लोग क्या कहते हैं मालूम है? भाजपा के लोग कहते हैं, पाल जी तू चाहे जितना समझावा, हम इनके वोट तो राशन दे के खाली ले लेंगे, 1 यूनिट पर 5 किलो। अरे मेरे साथियों जरा गौर करो, बड़ी मेहनत से बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया, वरना उस वक्त जितने लोग संविधान सभा की कमेटी में थे वो चाहते थे सबको वोट का अधिकार ना दिया जाए। वोट का अधिकार किसको दिया जाए? बड़ी लगान जमा करने वाले को। वोट का अधिकार किसको दिया जाए? स्नातक शिक्षा ग्रहण करने वाले को। वोट का अधिकार किसको दिया जाए? बड़े जिम्मेदार को। अरे धन्य है बाबा साहब, संघर्ष करके लड़ करके आपने सर्व समाज को वोट का अधिकार दिलाया, वरना जहां जो इतने लोग हम बैठे हैं ना, जब हमारे पुरखों को पढ़ने लिखने का अधिकार ही नहीं था तो स्नातक शिक्षा कहां से होती? बोलिए। और ना हम जिम्मेदार थे, ना हम बड़ी लगान जमा करते थे, तो आज हम वोट के अधिकारी भी नहीं होते। मेरे साथियों, बाबा साहब ने बड़ी मेहनत से वोट का अधिकार दिया, तो ये 5 किलो राशन भी बेचने के लिए नहीं दिया, इसलिए दिया कि इस देश की हुकूमत करो, ताकि आपका राजपाट हो। और जिस समाज का राजपाट होता है उस समाज के ऊपर अत्याचार नहीं होता है। जिस समाज का राजपाट होता है उनकी बहन बेटियों को बेइज्जत नहीं किया जाता, उन समाज का अपमान नहीं होता, इसलिए वोट का अधिकार दे करके गए हैं। लेकिन आप 5 किलो राशन पे अपना वोट बेच देते हो। आपको मालूम है 1 यूनिट पे कई किलो राशन मिलता है? 5 किलो ना। और पहले वो राशन जब आप खरीदने जाते थे तो कितने मिलता था? 2-2.5 रुपए किलो शायद चावल था, ऐसे गेहूं था, हैं? हम कह रहे हैं 3 रुपए मान लें तो 5 किलो का दाम कितना हुआ? 5 तिहाई 15 रुपया। हे मेरी माताओं बहनों मेरे भाइयों, जब 15 रुपए राशन लेकर के राशन दुकान से निकलते हो तो कोई न कोई भाजपाई वहीं खड़ा रहता है और क्या कहता? हे माई बहनी, भैया बाबू, फ्री में मोदी जी दीहिन राशन ना? हाँ भैया मिला तो फ्री में। कितना खुश हो जाते हो, बदले में वोट दे देते हो। और जब राशन लेकर के घर आए तो माई बहनी कहीं भैया तनी 1 लीटर जा सरसई के तेल खरीदे आवा। तो आर सरसैया ना ही महंगी, लेकिन जब सरसैया खरीद के भाजपा वाले उद्योगपति घरे पहुंच जाता है तो बोतल में पैक हो के आवत है। तो ये 1 बोतल सरसई के तेल के दाम पहले कितना रहा? 50-60 रुपया। अब कितना होएगा? 150-200 होएगा कि नहीं? यानी 15 किलो फ्री राशन दे के कई चीज में खाली 150 तुझसे ले लिहिन, तुम्हें पता नहीं चला। सही कि गलत? काहे बेवकूफ बन रहे हो मेरे भाई? काहे बेवकूफ बन रहे हो? ये खाली सरसों की तेल की मैंने बात कराया, डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, दवाई महंगी, किताब कापी महंगी, BA MA फीस कितनी होगी? नौजवानों जरा पता करो। पढ़ लिख नहीं पाएंगे गरीब के बच्चे। अरे मेरी माताओं बहनों मेरे भाइयों, बता दो इन भाजपा के लोगों से कि हमें तुम्हारा राशन फ्री नहीं चाहिए। जैसे बहन जी ने नौकरी दिया, लाखों नौकरी सफाई कर्मी की, लाखों नौकरी बैकलॉग की, लाखों नौकरी पुलिस की, लाखों नौकरी मास्टर की, लाखों नौकरी गार्ड की। हे भाजपा के लोगों, राशन फ्री नहीं चाहिए, मेरी बेटी और बेटा को अच्छी शिक्षा दे दो, जरूरत पड़े तो अच्छी दवाई दे दो, और मेरे खानदान में एक नौकरी दे दो। अगर एक भी नौकरी हमारे घर में पहुंच गई, अरे बैठे रहो भाई, धान लगावत भीज भीज के नहीं भगते हो, तेरी मीटिंग भागत हो। राजपाट लिए एक बात है, बैठो, बैठिए बैठिए। आप उनसे बता दीजिए कि हमको राशन नहीं चाहिए, नौकरी चाहिए।
अगर एक भी घर में नौकरी लग गई तो आपके घर में अच्छा राशन भी आ जाएगा, बच्चों की अच्छी पढ़ाई भी होगी, जरूरत पड़ी तो अच्छी दवाई भी होगी। हे मेरे साथियों, तब आपका भला होने वाला है। चला ज्यादा बरसे लागे तो लुकाए जावा दे भाई, भागो न भाई, आधा भीजे है सबका, हम और भीजे थी। सबसे ज्यादा खुश कब हो जाती? जब ही आ जाता है मोबाइल के मैसेज। कहा मैसेज आवत भैया? जब खुश होते कहा आवत है 2000 रुपया सम्मान निधि। अरे मेरे भाइयों, पहले आपके खाद के बोरी कई किलो रही? कई किलो रही? अब कई किलो खोई गए? 5 किलो कहाँ गए? चला अभी